विद्यार्थियों, लेट्स बायोलॉजी के चैनल में आप सभी का हृदय से एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक मैं आप लोगों को कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करा रहा था। उस चैप्टर में मैंने आपको भाग 6 तक अध्ययन करा दिया है। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रिय विद्यार्थियों आपको क्लास 10th विषय विज्ञान का भाग जो होता है जीव विज्ञान, उस जीव विज्ञान विषय के बारे में मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। तो प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हो, आपकी विज्ञान की पुस्तक में बायोलॉजी का एक चैप्टर दिया है, उसका नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस अध्याय का मैं आपको भाग 1 का अध्ययन कराऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय का सीधा मतलब हो जाता है कि कोई भी सजीव हो वो क्या करता है कि अपने दैनिक कार्यों के अंतर्गत समस्त अंगों एवं अंग तंत्रों को नियंत्रित करता है, और नियंत्रित करने के साथ साथ उसका क्या करता है? समन्वय करता है। तो नियंत्रित कैसे करता है और उसमें सामंजस्य अर्थात समन्वय कैसे बैठाता है, इसी टॉपिक के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आप जानते हैं कि जैव कार्यों के सफल संचालन के लिए, किसके लिए? जैव कार्यों के सफल संचालन के लिए सभी जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण जरूरी होता है। जैव कार्य का मतलब जो भी सजीव होते हैं वो अपने दैनिक जीवन में या प्रत्येक दिनचर्या के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। उन कार्यों को सफल रूप से संचालन करने के लिए, सफल रूप का संचालन का मतलब हाथों के द्वारा कोई कार्य करना हो, ठीक है ना, सोचने की प्रक्रिया हो, ठीक है, और किसी सूचना को पहुंचाने का कार्य हो प्रिय विद्यार्थियों, तो वो पहुंचता कैसे है? वो किसमें? सभी जीवों में। तो किसके द्वारा? अंगों एवं अंग तंत्रों के द्वारा क्या होता है? समन्वय एवं नियंत्रण होता है। वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, अर्थात ऐसे जीव जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है, जिनको हम एक कोश की जीव कहते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि। इनमें क्या होता है? एक कोशिका पाई जाती है, और जिनमें एक कोशिका पाई जाती है उनमें सभी क्रियाओं का जो संचालन होता है वह संचालन और समन्वय किसके द्वारा होता है? और उनका नियंत्रण उसी अकेली कोशिका के द्वारा होता है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए अलग अलग अंग एवं अंग तंत्र होते हैं, ठीक है ना। तो कितना अंतर है कि एक कोशिकीय जीव जो है वो कौन कौन से? क्लेमाइडोमोनास, अमीबा और यूग्लिना। ये कैसे जीव हो जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों? ये जीव हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकीय जीव हो जाते हैं। कैसे जीव? एक कोशिकीय, जिनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। तो ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका पाई जाए उनमें नियंत्रण एवं समन्वय की जो प्रक्रिया होती है सिर्फ और सिर्फ इसी एक कोशिका के माध्यम से होती है, ठीक है ना। तो वहीं पर बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, कौन से जीव प्यारे विद्यार्थियों? जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, वो बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए, अर्थात अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग क्या पाए जाते हैं? अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंग और अंग तंत्र पाए जाते हैं। तो इनके द्वारा क्या होता है? उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, यानी नियंत्रण करना, और नियंत्रण करने के साथ साथ उनमें समन्वय बिठाना किसके द्वारा होता है? बहुकोशिकीय जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए किसके माध्यम से हो रहा है? कोशिका के माध्यम से हो रहा है, ठीक है ना। और पौधों एवं जंतुओं में स्थापित समन्वय और नियंत्रण में अंतर होता है। पौधों एवं जंतुओं में स्थापित समन्वय और नियंत्रण में क्या होता है? अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि पौधों में तो तंत्रिका ऊतक नहीं पाया जाता। पौधों में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। और जबकि जंतुओं में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है वह तंत्रिका तंत्र की सहायता से क्या करते हैं? सूचनाओं को सुनते हैं, प्राप्त करते हैं, और उनके अनुसार अपने को नियंत्रित करते हुए समन्वय करते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों। लेकिन पौधों में जो नियंत्रण और समन्वय होता है किसके द्वारा होता है? वो रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। तो वहीं पर जंतुओं में क्या होता है?
कुछ क्रियाएं जो होती है जिनका नियंत्रण जो होता है वह रासायनिक भी होता है। कैसा होता है? रासायनिक भी होता है प्यारे बच्चों। तो इसी नियंत्रण और समन्वय में हम पूर्ण रूप से समझने के लिए हम क्या करेंगे कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है, तो वहीं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है। तो पादपों की अगर बात की जाए, पादपों में इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, अर्थात पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य जो होता है वो किसके द्वारा होता है प्रिय विद्यार्थियों? पादप हार्मोन के द्वारा होता है। और पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्या होती है? क्षमता होती है। क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों? पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा इसके अनुसार उसमें गति भी होती है। क्या होती है? उसके अनुसार उसमें गति भी होती है। तुमने देखा होगा कि एक पौधा लिया हमने छोटा सा, ठीक है ना, एक पौधा लिया और उसको हमने एक गमले में क्या कर दिया? स्थापित कर दिया या उसको रोपित कर दिया। अब रोपित करने के बाद हम ये देखेंगे कि वह बायोद्दीपनों की प्रतिक्रिया कैसे करता है, तो हम उसका अवलोकन करने के पश्चात यह ज्ञात करेंगे कि पौधे को हमने क्या किया? एक गमले में स्थापित कर दिया। किसमें स्थापित किया प्रिय विद्यार्थियों? एक गमले में एक गमला लिया और उस गमले में हमने क्या किया? एक पौधे को लगा दिया। किसको लगाया प्यारे बच्चों? एक पौधे को हमने उसमें लगा दिया। अब पौधा हमने लगाया, अब हम क्या देखेंगे? बाह्य उद्दीपन। बाह्य उद्दीपन में क्या देख लेते हैं? प्रकाश। बाह्य उद्दीपन में हमने ले लिया प्रकाश। और प्रकाश किससे प्राप्त होता है? सूर्य। सूर्य से क्या है? प्रकाश भी है और प्रकाश के साथ साथ क्या है? प्रकाश ऊर्जा भी यहाँ पे प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा भी यहाँ पे मिलती है। और किसको प्राप्त होती है? पौधे को प्राप्त होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने क्या किया? इस पौधे को एक अंधकार में रखा। कहाँ पे रखा? एक अंधेरे कमरे में रख दिया जहां पर किसी भी तरफ से उजाला अर्थात प्रकाश नहीं आ रहा है। हम क्या करते हैं? उसमें एक छिद्र है और वहां से क्या हो रहा है? प्रकाश उस पौधे को प्राप्त हो रहा है। बाकी किसी भी साइड से क्या हो रहा है? प्रकाश उस पौधे को प्राप्त नहीं हो रहा। तो हम कुछ समय के पश्चात क्या देखेंगे कि पौधे का झुकाव किधर हो रहा है? पौधे का झुकाव जो होगा वो प्रकाश की तरफ हो जाएगा। किधर हो जाएगा? पौधे के शीर्ष भाग का झुकाव जो है वो प्रकाश की तरफ हो जाएगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि पादप जो होते हैं वो बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। पौधों में ऐसी गति को क्या कहते हैं? अनुवर्ती गति कहते हैं। प्रिय विद्यार्थी, कैसी गति कहते हैं? इसको अनुवर्ती गति कहते हैं। यानी जो पौधे क्या करते हैं? बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? अनुवर्ती गति कहते हैं। ठीक है ना, जो निम्न प्रकार से होती है प्यारे विद्यार्थियों। तो हम पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय की थ्योरी में हम लिख सकते हैं कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य पादप हार्मोन द्वारा होता है। पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा उसके अनुसार उसमें गति भी होती है। पौधों में उसी गति को अनुवर्तनी गति कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? उसी गति को अनुवर्तनी गति कहते हैं। अब अनुवर्तनी गति जो होती है वो कैसे होती है प्यारे बच्चों? इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम हेड डालेंगे प्रकाशानुवर्तन। पहली हेडिंग क्या डालेंगे प्यारे विद्यार्थियों? प्रकाशानुवर्तन। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, प्रकाशानुवर्तन। अब प्रकाशानुवर्तन क्या करता है? इसमें पौधे के अंग जो होते हैं वह क्या करते हैं? प्रकाश की ओर गति करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश की ओर गति करते हैं। और इस प्रकार की गति हमको कहां दिखाई देती है? तने के शीर्ष भाग में। कहां पर मिलती है प्यारे विद्यार्थियों? तने के शीर्ष भाग में। इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं। इसमें पौधे के अंग प्रकाश की ओर
गति करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश की ओर गति करते हैं। और इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग में देखने को मिलती है। क्या मिलती है प्यारे विद्यार्थियों? तने के शीर्ष भाग में देखने को मिलती है। यानी पौधे का जो भाग प्रकाश की ओर गति करे, कहाँ गति करे? प्रकाश की ओर गति करे। जब प्रकाश की ओर गति करता है और पौधे का कौन सा भाग? जो तने का शीर्ष होता है। कौन सा भाग? तने का जो शीर्ष होता है वो प्रकाश की ओर गति करता है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। दूसरी आती है फिर गुरुत्वानुवर्तन। दूसरा आता है इसमें फिर गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों? क्या लिखेंगे हम इसको हेडिंग में? गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉपिज्म। गुरुत्वानुवर्तन। अब गुरुत्वानुवर्तन का इसमें पौधे के अंग क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, किसकी दिशा में? गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं। और यह गति हमें पौधों की जड़ों में दिखाई देती है। जिस प्रकार हम क्या करते हैं कि बॉल को हमने आसमान की ओर उछाला तो बॉल क्या करती है? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा वो वापस पृथ्वी पर आ जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल लगा, बॉल वापस आ गई। ठीक है ना? उसी प्रकार क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन, यानी गुरुत्वानुवर्तन के अंतर्गत क्या होता है कि पौधे का जो भाग कहा गुरुत्वाकर्षण की गति करता है, यानी अर्थात नीचे की ओर गति करता है, उसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। और यह पौधे के हमें जड़ वाले भाग में दिखाई देती है। तो इसमें लिखेंगे इसमें पौधे के अंग इसमें पौधों के अंग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं। गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं। यह गति हमें पौधों की जड़ों में दिखाई देती है। कहां दिखाई देती है? पौधों की जड़ों में दिखती है, अर्थात दिखाई देती है। ठीक है ना? तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब हो गया कि पौधे का वह अंग जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करता है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। और गुरुत्वानुवर्तन जो होता है हमें पौधों की जड़ों में दिखाई देता है। पहले विद्यार्थी कहां देता है? पौधों की जड़ों में दिखाई देता है। और जड़ों को आप जानते होंगे, जड़ों का मुख्य काम क्या है? मृदा से जल को अवशोषित करने का काम होता है। प्यारे विद्यार्थियों, किसका होता है? जड़ों का काम। ठीक है ना? क्या काम है? मृदा से जल को अवशोषित करना और जल के साथ मृदा के अंदर पाए जाने वाले सभी मिनरल्स को क्या करना? अवशोषित करना। तीसरा बिंदु इसमें आता है प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन रासायनिक अनुवर्तन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म रासायनिक अनुवर्तन की प्रक्रिया होती है कि पुष्प में परागण की क्रिया के समय, यानी पुष्प में जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ सकते हैं हम एक छोटे से उदाहरण के रूप में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं।
उसके द्वारा हम इसको जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला भाग कौन सा हो जाता है? इसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं इसको? परागकोश। इसको हम कहेंगे परागकोश। ये वाला भाग होता है वर्तिकाग्र। इसको कहते हैं वर्तिका। ठीक है ना। अब परागकोश के अंदर क्या बनता है? जो नरयुग्मक होता है उसको हम क्या कहते हैं? परागकण। क्या बनता है इसके अंदर? परागकण। परागकोश जब कैसा हो जाए? पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाए। परागकोश में क्या होता है? जब परागकोश पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है और परिपक्व हो जाने के बाद इसमें स्फुटन की प्रक्रिया के दौरान कौन सी क्रिया होती है? स्फुटन की प्रक्रिया होती है। स्फुटन का मतलब परागकोश फटता है। स्फुटन की प्रक्रिया के पश्चात परागकण निकल करके पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं और पुरुष की वर्तिकाग्र पर पौधे की वर्तिकाग्र पर आ जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है? परागकण अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पराग नलिका का। यही पराग नलिका क्या करती है? बीजांड द्वार से होती हुई कहां पर? बीजांड में प्रवेश कर जाती है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? बीजांड द्वार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं इसको? माइक्रोपाइल कहते हैं अंग्रेजी में। इसी माइक्रोपाइल से जब परागनलिका अंदर प्रवेश करती है तो इसी के माध्यम से परागकण इसके अंदर पहुंच जाते हैं और पहुंच करके जो अंडकोशिका के साथ क्या करते हैं? ये एग सेल अंडकोशिका के साथ क्या करते हैं? निषेचन की क्रिया को करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया हो रही है वो कैसी हो रही है? रासायनिक अनुवर्तन, मतलब रासायनिक क्रिया होती है। कैसी क्रिया हो रही है? रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है ना। यह गति रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होती है। यहाँ कौन सी गति हो रही है? रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होती है। और परागकण के समय परागकण से निकलने वाली पराग नलिका की बीजांड में क्या होती है? गति। और इस प्रकार की गति जो होती है वो रासायनिक अनुवर्तन कहलाती है। थ्योरी हम लिख सकते हैं। थ्योरी क्या लिखेंगे? कि यह गति रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है गति? रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होती है। और परागण के समय परागकण से निकलने वाली पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति, बीजांड में होने वाली गति को हम कहते हैं रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना। इसके बाद अगला जो आता है बिंदु वो है प्यारे विद्यार्थियों चौथा, और उसमें हम पढ़ेंगे चौथे बिंदु में जलानुवर्तन। क्या पढ़ेंगे? जलानुवर्तन। जलानुवर्तन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। इसको कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म अर्थात जलानुवर्तन। अब जलानुवर्तन की प्रक्रिया में क्या होता है कि पौधों के अंग का जल की ओर होने वाली जलानुवर्तन कहलाती है। यानी पौधों का जो भाग क्या करता है? जल की ओर गति करता है, उसे क्या कहते हैं? जलानुवर्तन कहते हैं। पौधों के अंग का जल की ओर होने वाली गति जो होती है वो जलानुवर्तन कहलाती है। इसमें लिख सकते हैं पौधों के अंगों की जल की तरफ होने वाली गति को जलानुवर्तन कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया कक्षा 10 विषय विज्ञान के अंतर्गत आने वाला, उसमें हम 3 विषय पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मैंने आपको यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है? बायोलॉजी। और उस बायोलॉजी
सब्जेक्ट का मैंने आपको चैप्टर क्रमांक 2 यानी चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अर्थात नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में आपको अध्ययन कराया। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह टॉपिक आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। तो मैंने आपको अभी कहां तक पढ़ा दिया कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। आगे हम पढ़ेंगे अगले भाग में कि पौधों में कौन कौन से हार्मोन के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है और वह हार्मोन पौधे के किस किस भाग में पाए जाते हैं। तो आज की इस क्लास में भाग 1 के अंतर्गत आज के लिए इतना ही। थैंक्स।